filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. भारत पड़ गया है पीछे खालिस्तानियों के बुरी तरीके से। तो खालिस्तानियों को लगा कि ठीक है, अब कर दिया मामला रफा दफा है। आप तिरंगे का अपमान करेंगे तो फिर ये छोड़ दीजिए कि मामला रफा दफा होगा, फिर वो रफा दफा नहीं होगा। और लोग कहते थे ठीक है यार, जाने दो, अब क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हिंदुस्तानी ऐसा कहते थे, दिल्ली में बैठे सरकार में लोग ऐसा कहते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। भारत पड़ गया है पीछे खालिस्तानियों के बुरी तरीके से। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, ये है MLAT। ये एक ट्रीटी है जो भारत ने कई देशों से साइन करी, और एक MOU भारत ने 2018 में जुलाई के तकरीबन महीने में यूके के साथ भी साइन करा था। और भी इसमें 10-15 देश हैं, लेकिन यूके का यहां पे खास हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा, ये डेट है, देखिए यहां पे लिखा है कि जो खालिस्तानियों ने 19 मार्च को अटैक करा था हमारा हाई कमीशन, आपको याद है वो इमेजेस, वो तिरंगे की, जो तिरंगे के साथ इन्होंने गलत करा वगैरह वगैरह। तो खालिस्तानियों को लगा कि ठीक है, अब कर दिया मामला रफा दफा है। लेकिन मामला रफा दफा नहीं। आप तिरंगे को हाथ लगाएंगे, आप तिरंगे का अपमान करेंगे तो फिर ये छोड़ दीजिए कि मामला रफा दफा होगा, फिर वो रफा दफा नहीं होगा। अच्छा, खालिस्तानियों की भी दोस्तों पुरानी आदत थी, क्योंकि पास्ट में ऐसा ही होता आया है कि ये लोग ऐसा करते थे और लोग कहते थे ठीक है यार, जाने दो, अब क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हिंदुस्तानी ऐसा कहते थे, दिल्ली में बैठे सरकार में लोग ऐसा कहते थे। लेकिन ये सरकार खालिस्तानियों के पीछे पड़ गई है। अच्छा, ये दोस्तों जो ट्रीटी की मैं आपको बात बता रहा हूं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, ये कहते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है या जब भी कोई ऐसी टेररिस्ट घटना होती है, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, कोई भी छोटा बड़ा, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ नॉलेज शेयर करती है, प्रूफ शेयर करती है। ठीक है, ये लोग हैं कौन? जिन्होंने 19 मार्च को अटैक करा था लंदन में इंडिया के हाई कमीशन को, ये लोग हैं कौन? इनकी शनाख्त क्या है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, इन पे चार्जेस क्या लगाए गए, FIR की कॉपी क्या है, क्या केस बना नहीं बना, ये सारा का सारा अब NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये बात कर रही है यूके से। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि यही चीज हमने US के साथ शुरू कर दी, अमेरिका के साथ। आपको पता है, सैन फ्रांसिस्को में जो हमारा कॉन्सुलेट था, वहां पे मोलोटोव कॉकटेल, उसको मारी गई, फायर बॉम्ब करने की कोशिश करी गई, आग लगाने की कोशिश करी गई खालिस्तानियों ने। तो हमने बस लीगली अमेरिका के साथ भी एक केस टेकअप करा है। अब देखिए, मैं खालिस्तानियों के बारे में आपको एक बात बताता हूं। कई ऐसे खालिस्तानी हैं जो वहां पे उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है उन देशों की। वो वहां पे ऐसी इलीगली रह रहे हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो सिटीजनशिप का उनका मामला बनता नहीं है। एक तो ये बात है। और दूसरी चीज है दोस्तों, बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी भारत के लिए जो थोड़ी सी डिफिकल्टी वाली बात है, कि जो लोग वहां के सिटीजन हो गए हैं, तो भारत एक्स्ट्रेडिशन तो जो सिटीजन नहीं है उनका करेगा, बाकी लोगों के ऊपर भी भारत ने केस करने हैं। अब भारत अपना केस बना रहा है, एविडेंस इकट्ठा कर रहा है। ये एविडेंस लेगा यूके से, ये एविडेंस लेगा US से। भारत में भी उनके खिलाफ केस चलेंगे और विदेश में भी उनके खिलाफ केस चलेंगे दोस्तों। और ये केस चलेंगे, फिर खालिस्तानियों को लीगली घेरा जाएगा। बहुत जरूरी है कि 15-20 जो टॉप खालिस्तानी है ना, टॉप खालिस्तानी बड़े, वो जीवन भर तक अपनी एड़ियां किसी अमेरिकी या यूके जेल में घिसटते रहे। एम यही है। और भारत ने इसके ऊपर डिप्लोमेटिक एफर्ट लगा दिया, बंदे लगा दिए, पैसा लगा दिया, बोलो क्या चाहिए, सब कुछ। लेकिन इनको नहीं छोड़ना। जिसने तिरंगे के साथ गलत कराए ना, भारत उसके साथ सही कैसे कर सकता है? तो यह कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा एक वीडियो आया है इंजमामुल हक का, जिसमें इंजमामुल हक ने यह बोला है कि साहब, हम सारे प्लेयर्स थे तो हम लोग नमाज पढ़ते थे, जाहिर सी बात है। अब उसमें भारतीय मुसलमान प्लेयर भी थे, वो भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, वो भी बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए साथ में। इरफान पठान का नाम लिया और जहीर खान का नाम लिया और एक दो का नाम लिया, तो ये सब लोग जाते थे और पढ़ते थे नमाज। ठीक है, तो वहां पे प्रीचर आए, कोई इस्लामिक स्कॉलर आए जो लेक्चर देते, बात करते। तो अकॉर्डिंग टू इंजमामुल हक ने यह बोला कि साहब, हरभजन सिंह इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला था, होते होते रुक गया। इसका बड़ा मन था कि हरभजन सिंह अपना धर्म परिवर्तन कर ले और हरभजन सिंह मुसलमान बन जाए, ऐसा इंजमामुल हक। तो हरभजन सिंह ने फिर जवाब दिया ट्विटर पे, बोला कि ये क्या बकवास है, तुम लोग क्या कुछ भी बोलते हो तुम लोग।
उसने बोला आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड सिख। मैं एक प्राउड भारतवासी हूं और मैं एक प्राउड सिख हूं। उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसा कुछ कहा नहीं, नशे की हालत में कुछ कुछ बोलते रहते हैं पाकिस्तानी। लेकिन दोस्तों मैं ये सोचता हूं ना कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्रिकेट कब खेलती है? फिर जब इनकी बेइज्जती होती है, फिर जब ये जलील होते हैं, सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाते, फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसकी बॉल के अंदर माइक्रोचिप था और पिच के ऊपर केमिकल था, फिर ये ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। वो मस्जिद होता है नमाज पढ़ने, आपको ग्राउंड के, आप क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए आए, नमाज पढ़ना है, आप अपने वो वहां पे चले जाइए, जो रूम होता है इनका क्रिकेटर्स का, आप वहां पे जाइए। लेकिन वहां पे नहीं, इनको टेलीविजन के कैमरास, मैं बता रहा हूं, या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, अगर वहां पे किसी का मोबाइल कैमरा या टीवी कैमरा चालू ना हो, अगर इनको दिख जाए दायमाई कि कोई कैमरा नहीं है वहां पे, तो नमाज भी नहीं पढ़ेंगे पाकिस्तानी। मैं आपको बताता हूं, इनकी ऐसी फितरत है, इनकी नियत से तोड़ना पड़ता है नमाज, ये शो ऑफ के लिए, ये एरिया घेरने के लिए, शो ऑफ के लिए। अब मोहम्मद रिजवान बीच पिच पे नमाज पढ़ता है, क्यों? ये इंजमामुल हक दूसरे प्लेयर्स को कन्वर्ट करने के चक्कर में कि तुम मुसलमान बन जाओ। यार तुम लोग क्रिकेट कब खेलते हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। खेलो, क्रिकेट खेलो ना, क्रिकेट खेलने गए क्रिकेट खेलो, फिर गेम भी हार जाते हो। अच्छा, सबके सब ये फोटो देखिए, सबके सब नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, नमाज पढ़नी चाहिए, जगह गलत है, काम ठीक है। आपका धर्म कहता है नमाज पढ़ो, आपको पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गलत जगह नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा फिर हार भी जाते हैं, फिर बेइज्जती भी करवा लेते हैं अपनी। तो लोग यही कहते हैं ना, फिर पाकिस्तानी भी यही कहने लगे उनसे कि भाई तुम सही जगह पर सही काम करा करो, सही जगह पर सही काम करोगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुझे तो लगता है पाकिस्तानी टीम को सब, ये बाबर आजम को सबको निकालो, 11 मौलवी रख लो वहां पे, क्योंकि तुम्हें काम ही यही करना है। फिर सही बंदों को लेकर आओ ना, जिनको आता हो सब कुछ, प्रोसीजर नमाज पढ़ने का, जो भी मजहब से रिलेटेड चीजें, फिर मौलवियों की टीम इकट्ठा करो यहां पे। क्यों करना है ये सब आपको? वहीं पे अब्दुल रज़ाक है, पाकिस्तानी क्रिकेटर, जो कि भद्दी भद्दी बातें ऐश्वर्या राय के, जो इंडियन एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें। ये पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, इनके खून में गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द पाकिस्तानी ब्लड। ये, और मैंने बहुत रिसर्च करी इन लोगों के बारे में, ये कैजुअली ऐसी चीजें बोल देते हैं, इनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हैं, इनकी सोसाइटी में इनको अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब ये ऐश्वर्या राय के बारे में कहता है कि देखिए हर चीज नियत से होती है, हर चीज ऐसे होती वैसे, अपने गाने वाने सुनाए, जो इसको सुनाना था अब्दुल रज़ाक को, जो बकवास करनी थी करी। फिर इसने एग्जाम्पल देने के लिए बोला कि देखो ऐसा है कि अगर मेरी ऐश्वर्या राय से, मेरी मतलब कि अब्दुल रज़ाक की अगर शादी ऐश्वर्या राय से होती है, जो बच्चा होगा वो नेक बच्चा थोड़ा ना होगा, वो तो बुरा बच्चा होगा। कहने का मतलब है कि जब उसकी माँ ही ठीक नहीं होगी तो बच्चा कैसे, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ये लोग पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है, ये लोग वो हैं जो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ये लोग वो हैं जो कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये पाकिस्तान की क्रीम है। ओ भाई, अगर ये तुम्हारी क्रीम है, सोचो जरा, आप ही सोचो, अगर ये पाकिस्तान की क्रीम है, अब्दुल रज़ाक जैसी ये पाकिस्तान की क्रीम है, तो फिर पाकिस्तान का आम आदमी तो बिल्कुल ही गया गुजरा होगा, उसका बेड़ा ही गर्क होगा। ये रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, जेंडर के बारे में ये कैजुअली ऐसी चीज बोल देते हैं कि अगर भारत में कोई हो तो जेल भेज दें। मैं आपको बता रहा हूं, वसीम अकरम ने, मैं वो बात बोल नहीं सकता क्योंकि इंडियन टेलीविजन है या इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, और बोलना भी नहीं चाहिए, इंडियन हो उससे कोई फर्क नहीं, बोलना नहीं चाहिए यार, एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ कैन यू से सच अ फुलिश थिंग, सच अ स्टूपिड थिंग। पर पाकिस्तानी बोल देते हैं। वसीम अकरम ने बकवास करी थी एक हफ्ता पहले, रैंक कास्टस रिमार्क, जो नहीं करना चाहिए था यार, यू लिव इन अ सिविलाइज सोसाइटी, बोल दिया उसने। क्यों? उसने क्यों बोला? देखिए, उनकी ग्रूमिंग बचपन से वैसी हुई है, उनकी बचपन से माँ बाप ने ग्रूमिंग ऐसी करी है। वो अब्दुल रज़ाक या वसीम अकरम की गलती नहीं है, इनकी ग्रूमिंग ऐसी है बचपन से। वो ऐसे मुल्क में पले बड़े हैं जहां पे ये बड़ा नॉर्मल है, यहां पे ठीक माना जाता है। जब अब्दुल रज़ाक ये गलत बात कर रहा था ऐश्वर्या राय के लिए, तो बाकी लोग तालियां पीट रहे थे वहां पे, जिसमें ये अफरीदी भी था। ये अफरीदी भी वहां पे बैठ के हंस रहा था और ताली पीट रहा था। बाद में झूठ बोल रहे, बाद में क्या बोलता है झूठिया, क्या मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा था, सब लोग ताली पीट रहे थे। मैंने, अरे तुम पागल हो, सब लोग ताली पीट रहे हैं, तुमने भी ताली पीट दी, सब हंस रहे हैं, तुम भी हंस लिए। ये कह रहा मैं सुन ही नहीं रहा था, एक स्टूडियो में 4 लोग बैठे हैं, दूसरे ने क्या बोला इसने सुना नहीं। ये तो हाल है इसके, ठीक है जी। और वो तालियां पीट रहा है, सब लोग खुश हो रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि ये पाकिस्तानियों के, दोस्तों, दिस इन द ब्लड, दे कांट हेल्प इट, इनके है डीएनए में कुछ ऐसा। ये बोलते हैं, बड़बोले हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना थूक के चाटना, दैट इज पाकिस्तान फेवरेट टाइम पास।
जब फ्री होते हैं तो पहले थूकते हैं फिर चाटते हैं। ये इनका फेवरेट टाइम पास है, फ्री टाइम पे यही करते हैं लोग पाकिस्तानी। अब बोल दिया, फिर अब्दुल रज़ाक ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में एक माफी मांगी। यार वो उसने दिल से नहीं मांगी माफी, मैं आपको बताता हूं। ही इज नॉट सिंसियर, हिज अपॉलॉजी वाज नॉट सिंसियर एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज जब वो ऐश्वर्या राय को बुरा बोल रहा था, अपने खुद के दिमाग में वो गलत काम नहीं कर, ही वॉज जस्ट बीइंग अ पाकिस्तानी, ही वॉज जस्ट बीइंग अ रेगुलर पाकिस्तानी। अब हां, कुछ पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा। शोएब अख्तर ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा अब्दुल रज़ाक को, और उसने बोला कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम इंसान के बच्चे बनो। एंड देयर वर मेनी पाकिस्तानीज एंड गुड, ही शुड बी क्रिटिसाइज्ड, बट आई एम टेलिंग यू, मैं बात कर रहा हूं अब्दुल रज़ाक की, और अब्दुल रज़ाक ने अपनी समझ से कुछ गलत काम नहीं करा, अपनी समझ से ठीक है। एक हिंदू औरत है, उसके बारे में आप ऐसी चीजें कह सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजन हियर। और जहां तक पाकिस्तानियों का, जहां तक उनका लिमिटेड ब्रेन है, उनका लिमिटेड ये ब्रेन कहता है कि ये एक्टिंग क्यों कर रही है, ये तो हराम है, इसको नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। तो माइंडसेट देखिए, कहीं पर भी पढ़ा हो, दिमाग उसका मदरसे में। अब जो मदरसे में पढ़ेगा फिर उस रॉकेट तो नहीं भेजेगा स्पेस में, है ना। तो यही अब्दुल रज़ाक की कहानी है दोस्तों। अच्छा, आखिरी चीज है कि पाकिस्तान ने, बीबीसी की रिपोर्ट आई है कि चोरी चोरी चुपके पाकिस्तान ने हथियार बेचे हैं यूक्रेन को। अच्छा, हम भी पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान ने भेजा, पाकिस्तान ने मना कर दिया, अब बीबीसी ने खुलासा कर दिया, भंडा फोड़ दिया बीबीसी ने, बोला कि ये भाई लोग बेच रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से हथियार हैं जो पाकिस्तान बेच रहा था। क्या कुछ एडिशनल वेपन्स उन्होंने बनाए, या आर्टिलरी के शेल्स बनाए हैं एडिशनल, जो यूक्रेन को बेच रहा था? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जो मुल्क अपनी एक्सरसाइज कैंसिल करवा देता है, जिसमें फायरिंग एक एक्सरसाइज होती है, एनुअल एक्सरसाइज, उसमें फायरिंग बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मुल्क अपनी एक्सरसाइज कैंसिल करवा देता है ना, वो मुल्क पैसे की वजह से जो अपनी एक्सरसाइज कैंसिल करवाता है, वो थोड़ा ना कि ऐसे इट्स स्टार्टिंग प्रोडक्शन अगेन। इनका प्रोडक्शन बंद है पाकिस्तान का। अगर इनको कल बोलो कि 2 इन्फेंट्री डिवीजन को बॉर्डर पे ले जाना है, दे डोंट हैव मनी, और पैसे नहीं है इनके पास 2 इन्फेंट्री डिवीजन को बॉर्डर ले जाने पे, इनके पास नहीं है पैसे, इतने तेल वेल के नहीं है पैसे, बुरा हाल है, बेड़ा घर का इनका। तो किसी ने अगर ये सोचा है कि फैक्ट्री चालू करके इन्होंने बोला कि नहीं भाई कोई बात नहीं, हमने फैक्ट्री चालू कर दी है और जाओ और यूक्रेन हथियार, नहीं, इन्होंने जो इनके खुद के वेपन्स हैं, खुद की एमुनिशन है, वो बेची है इन्होंने। और पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ नहीं, क्योंकि तो मना कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। पार्लियामेंट में होता तो मीडिया में आ जाता 2 मिनट में, क्योंकि पार्लियामेंट में तो कई 100 लोग बैठते हैं ना पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, लाइक एवरी पार्लियामेंट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल देयर। ये चीज पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं करी। और अगर बीबीसी की रिपोर्ट सही है, जो कि मुझे लगता है कि सही है, फिर ये जो हथियार बेचे, इसका पैसा किसके पास गया? द स्टेट विच इज द गवर्नमेंट, राइट? द गवर्नमेंट डज नॉट नो। सो इफ द गवर्नमेंट, और ये बिका है शहबाज शरीफ के टाइम पे, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये रिपोर्ट पढ़ के, ये बिका है शहबाज शरीफ के टाइम पे। तो अगर शहबाज शरीफ को इसके बारे में नहीं पता, और अगर उसको पता है, तो फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। आप किसी को वेपन सप्लाई करेंगे तो आप बताएंगे तो अपने लोगों को। व्हेन यू टेल द पार्लियामेंट, यू टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। या फिर इसको वही करके कि नेशनल सिक्योरिटी है और यहूद और हनूद की साजिश है और हिंदू खा जाएगा और यहूदी खा जाएगा, ये सब चूरन खिला के इन्होंने सामान बेच दिया। जनरल साहब का एक नया लग्जरी अपार्टमेंट लंदन में कंफर्म्ड है दोस्तों। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। मैं कल फिर हाजिर हूंगा नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।